तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कोई भी मैराथन क्लास जो होता है ना, 1 घंटा से कम नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मेरे यहाँ भी मैराथन चल रहा है, लेकिन मैं आपको उतना समय नहीं लूंगा। आज इस क्लास में मैं आप सभी को 7 जनवरी और 6 जनवरी का पेपर कराऊंगा। मात्र आधा घंटा में आपका 2 पेडागोजी का पेपर मैं करा दूंगा, मैथ पेडागोजी। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि पहले की तुलना में जो मैथ पेडागोजी पूछ रहा है वह काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई क्या करिएगा, कैसे हल करिएगा, इस वीडियो में आपको काफ़ी बेटर तरीका से और ट्रिक के माध्यम से, दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। मज़ा आ जाएगा मेरे क्लास को कर करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 7 जनवरी 2022 का पेपर और 6 जनवरी 2022 का पेपर। तो प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब देने की कोशिश करिए आप सभी को। क्वेश्चन बोलता है भाई कि निम्नलिखित में कौन सा गणित में न्यूनतम उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है। भैया कौन सा नहीं हो सकता है ये बताना है। तो देखिए, योगदान देगा, संस्कृति पृष्ठभूमि योगदान देता है। शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक धारणा जो बनाता है वो भी योगदान देता है। निर्देशीय भाषा की कैसा भाषा बोला जा रहा है भैया, है ना, बच्चों के लिए, ये भी योगदान देता है। लेकिन भेदभाव जो है क्या योगदान देगा? क्या नहीं देगा दोस्तों। इसलिए आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करके बुला लीजिए कि हाँ क्लास चल रहा है, लाइव चल रहा है दोस्तों। और एक बार आप लोग शामिल हो जाइए, अपने दोस्तों को शामिल कर लीजिए ताकि उनका भी तैयारियां हो जाए। क्योंकि एक टीचर दूसरे टीचर का सहयोग करे वो सबसे बड़ी बात है भाई। क्वेश्चन कहता है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, एनसीईआरटी के लिए कौन सा रिजल्ट, प्रतिफल बोले तो क्या रिजल्ट अपेक्षित नहीं है। तो सिद्ध करने वाली बात आपको एनसीईआरटी कक्षा 3 के लिए नहीं होता है, 1 to 5 के लिए ही नहीं होता है दोस्तों। यहाँ तो तीसरा बोल रहा है, सिद्ध करिए कि 1/3 2/6 के समान है। सिद्ध करने वाले ऑप्शन एनसीईआरटी में नहीं आते हैं। तो आपका उत्तर सबसे पहले ही मिल गया। नेगेटिव क्वेश्चन बहुत जल्दी मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। विभाजन समझते हैं, भाग भाग पर बताइए सबसे सर्वाधिक रणनीति बेटर उपयुक्त कौन है भाग के लिए। कैसे पढ़ाइएगा भाग आप? तो 10 को 2 से विभाजित करने का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों? इसका तो एक लाइन में हो जाएगा। यदि मैं 100 पुस्तक को 3 लोगों में बांटने की कोशिश करूं तो मेरे पास कितने पुस्तक रह जाएंगे? तो दोस्तों 100 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो ये तो भाई पूर्णांक में चल जाएगा। 100 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो क्या होगा? पूर्णांक में चल जाएगा। और 1 to 5 में नोट कर लीजिए, पूर्णांक की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन लगता है तो उसको एक दिन में कितना काम करेगा। और अगला है कि आपके माँ के पास 9 पेंसिल है। देखिए वास्तविक जीवन पर ले जा रहा है क्वेश्चन। आपके माँ के पास बच्चों को बोलेंगे कि 9 पेंसिल है, वह आपको और आपके भाई को और आपकी बहन को बराबर बराबर पेंसिल में बांट देना चाहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बराबर बराबर कभी भी आता है ना, वहां पे भाग लगता है। 1 to 5 वाले जो भी है, 1 to 5 के मैथ में अगर भाग पढ़ाना है, शाब्दिक भाग, तो उसमें बराबर बराबर लिखा होता है। आप कभी भी कोई भी बुक उठा करके देख लीजिएगा। पेंसिल देनी होगी तो आपको कितना पेंसिल मिलेगा। और दैनिक जीवन से भी है, माँ के पास है पेंसिल, ठीक है, कुछ बहन को दिया, कुछ भाई को दिया, कुछ आपको दिया, इस प्रकार से काफी बेटर दोस्तों, मजा आ जाएगा। सबसे पहली बात भाई, पेडागोजी है ना, इतना इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट है भाई, इससे बेटर कुछ होता ही नहीं है। रटने की कोई बात नहीं भाई। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा कि विद्यालय स्तर पर गणित के शिक्षार्थी विफलता का एक मुख्य कारण क्या है, हमारी आकलन की प्रक्रिया बताइए। देखिए विफलता बोले तो फेल होने का मुख्य कारण क्या है?
तो फेल होने का मुख्य कारण है रचनात्मक आकलन योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देता है। अच्छा बात है, रचनात्मक अधिक होता है योगात्मक से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करना। व्यक्तिनिष्ठ बोले तो हो गया आपका दैनिक जीवन वाले, तो आपका ये भी सही है। नेगेटिव खोजना है दोस्तों, विफलता का कारण खोजना है। तो बच्चे चिंतन के गणितीय क्षमताओं की तुलना में कार्यविधि का ज्ञान तथ्यों पर बल देती है। ये तो अच्छा है, इसमें तो भाई कोई फेल ही नहीं करेगा। फेल किसमें करेगा, सॉरी तुलना बोल रहा है क्या, तो तुलना करने से बुद्धि घटती है और बुद्धि घटेगा तो विफलता का कारण बन जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तुलना करने से बुद्धि घटती है, बुद्धि हो घटेगा तो विफलता का कारण होगा, फेल होने का कारण है। और यहाँ बोला कि पुनर्स्मरण पर आधारित प्रश्नों को तुलना करने में समस्यात्मक समाधान पर बल देना। देखिए पुनर्स्मरण आधारित प्रश्नों को बोले तो जो रटने वाला प्रश्न है उसको तुलना करने में समस्या पर बल देंगे तो ये कुछ हद तक सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे के चिंतन के गणितीयकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधि का ज्ञान तथ्यों पर बल देना, ठीक है। कह रहा गणितीयकरण एवं क्षमताओं के तुलना में, देखिए गणितीयकरण जो है वो एनसीएफ में है, लेकिन तुलना में कार्यविधि पर तथ्य पर ज्यादा जोर देंगे तो गलत हो जाता है। ये इसलिए आपका उत्तर इसीलिए फेल करता है बच्चा, आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। शुरुआत में ही मैंने बोला कि श्री राजू अपने कक्षा 3 के विद्यार्थियों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। संख्यात्मक समझ विकसित करना चाह रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तीसरा क्लास के बच्चों में विकसित करने जा रहे हैं संख्यात्मक, तो सबसे बेटर कौन सा ऑप्शन होगा। तो कंचों से भरी, देखिए कंचा का क्या, गोली खेले, बचपन में हम भी गोली खेले हैं, आप लोग भी खेले होंगे, शायद काफी लोग नहीं खेले होंगे, है ना, कुछ कुछ लोग खेलते हैं, हम भी खेले थे। तो कंचे से भरी एक बरनी लेकर के छात्रों को अनुमान लगाने को कहें कि वह कितना कंचा है। दोस्तों जब अनुमान लगाएगा छात्र तो उससे संख्या कुछ न कुछ बताएगा या नहीं बताएगा, बताएगा। और गणित में अनुमान को शामिल करके रखा है एनसीईआरटी ने, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा सबसे बेटर, कंचा वाला खेल। अब भाई कहेगा बी सर कि सीढ़ी गिनते हुए चढ़ जाना। भाई सीढ़ी गिनते हुए चढ़ेंगे तो सीढ़ी तो हो गया, फिक्स हो गया कि इतना ही सीढ़ी होगा, ठीक है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ये ही जा रहा है, जो कंचा वाला खेल बच्चे लोग अधिकांश तक खेले हैं बचपन में, इसी की वजह से दैनिक जीवन वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि बच्चे छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। अज्ञात राशि का कौशल बताइए किस ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि बच्चा अब अनुमान लगा लेगा। तो अज्ञात राशि का, तो मनोगत दो संख्याओं को जोड़कर सन्निकट उत्तर दे, तो भाई ये तो फिक्स हो गया, गलत हो गया। इंची टेप का प्रयोग करते हुए मेज का लंबाई मापिए, भाई ये भी फिक्स है, फिक्स वाले ऑप्शन से दूरी बना लीजिए आज से ही। पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट दूरी का अनुमान लगाए, ये भी कुछ हद तक फिक्स करके रखा है वैज्ञानिकों ने। आपकी कॉलोनी में बच्चे की लगभग संख्या बताएं, ये सबसे बेटर है। आपकी जो कॉलोनी है वहां बच्चे की लगभग संख्या बताएं, लगभग बोला तो यहाँ अज्ञात राशि जो होता है, अनुमान लगाने वाली बात, कभी भी अनुमान लगभग में ही लगाया जाता है, कोई फिक्स में नहीं लगाया जाता है, आपको पता होगा। अनुमान कभी भी लगभग में लगता है। तो आपका जो उत्तर जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, आपका डी पर जा रहा है, काफी बेटर है, काफी लोगों का सही गया। यहाँ अगले प्रश्न पर आ जाइए कि निम्नलिखित में कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बोला रटना याद करना जहर का पुड़िया है, तो यही नहीं है। तो नेगेटिव तो एक बार में मिलता है, काफी लोगों का सही जा रहा है। यहाँ पे काफी यहाँ बी कमेंट में आते हुए नजर आ रहा है, तो आप लोग सही जा रहे हैं जिनका बी पर गया। तुलना करना भी भाई नहीं होता है, लेकिन सबसे जो नेगेटिव है वह याद करना होगा, ठीक है। बैटरी लो, कोई बात नहीं, इसका उपाय करते हैं। चलिए, तो बैटरी की व्यवस्था मैं कर दिया हूँ, थोड़ा सा देख लूँ। हाँ
तो दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले प्रश्न पर आइए, इसको क्रम में सजाना है। श्री जावेद की अवधारणा, मैं देख लेता हूँ चल रहा है टाइमिंग, हाँ चल रहा है। श्री जावेद की अवधारणा कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधि की योजना बनाई है, तो बताइए इसको सबसे पहले किसको रखिएगा, उसके बाद किसको रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर श्याम पट की बात करें तो वो सबसे लास्ट में होता है, समझे। तो सबसे पहले दैनिक जीवन वाला ऑप्शन खोजिए। तो 2 रुपए के अनेक सिक्के लेंगे और 1 सिक्के, 2 सिक्के और 3 सिक्के आदि का ढेर अलग अलग बना लेंगे। सबसे पहले ऐसे करते हैं, सबसे फर्स्ट काम है। दूसरा काम है कि जब ढेर बन गया तो उसको क्या कर लेंगे, गिनती कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, बात समझे ना। और तीसरा काम है कि उसको श्याम पाठ पढ़ के उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए उदाहरण को लिख देंगे। तो पहले 3, 2 और 1 पर गया, तो आप लोग उत्तर देने का कोशिश करिए कि भाई 3, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है। चलिए आपका उत्तर काफी बेटर जा रहा है, यहाँ 3, 2, 1 डी वाले ऑप्शन सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और क्वेश्चन बोलता है कि क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा के लिए सबसे प्रारंभिक गतिविधि अगर आपसे पूछे तो मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा। कभी भी क्षेत्रफल पढ़ाने के पहले बोले ना तो छात्रों को द्विविमीय आकार को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। कि भाई अध्यारोपित करना समझते हैं, बनाना, माने बोर्ड पर बना दिए और बोले कि बताओ कि कौन सा द्विविमीय आकृति हम बना दिए, तो बताओ, अध्यारोपित कर दिए तो पूछेंगे बताओ, तुलना करके बताओ कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, इससे पूछेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले अनुमान करवाएंगे, तुलना करवाएंगे कि कौन ज़्यादा कौन कम है। तो यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात बी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो कह रहा है कि छात्रों को विभिन्न आकार का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, तो परिमाप के बारे में क्यों पढ़ेंगे भाई। द्विविमीय आकार के छोटे छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करना, छोटे छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करना। यहाँ मैं क्षेत्रफल पढ़ाने आया हूँ, ना कि भाग पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। यहाँ वर्ग की संख्या गलत है। तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, अध्यारोपित करेंगे और मापों की तुलना करने के लिए कहेंगे कि किसका आकार ज्यादा है किसका आकार कम है। आप तो समझ में आया। क्वेश्चन बोलता है कि 2 पूर्णांक संख्याओं का एक पूर्ण संख्या है। नोट करिए, नोट करिए जरा। अगर नोट नहीं करेंगे तो ये पेडागोजी नहीं है और सीटेट तैयारियां आप नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। कलम उठाइए, नोट करिए। 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, उसको संवरक गुण कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, मेरी बात सुनिए, 5 के अनुसार बताना है क्या सही होगा। गणित शिक्षण, संकीर्ण उद्देश्य तथा संख्या अवधारणाओं सिखाना उच्चतर, यहां लेकर के पटक दिया, इसको हटाइए। गणित शिक्षण, संकीर्ण उद्देश्य, परिशुद्धता, परिकल्पना पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य कलन को पढ़ाना, ये भी लेकर के गया काम से। तो दोस्तों ऐसे ही लेकर के जाएगा काम से भाई, जो ऑप्शन सही है उसको सही करते हैं। गणितीय शिक्षण, शिक्षण उद्देश्य संबंधित कौशल को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या कौशल को विकसित करना। देखिए उच्चतर उद्देश्य समस्या कौशल को विकसित करना, और यहाँ भी दिया उच्चतर उद्देश्य इरावती माने शब्द समस्या, गलत जाता है। देखिए क्या क्या गया, सब में उच्चतर है तो अप करना है, यहाँ उच्चतर उद्देश्य का मापन करना नहीं दोस्तों, गलत जाता है। उच्चतर उद्देश्य का कलन, कलन बोले तो कैलकुलस पढ़ाना, ये भी गलत हुआ। लेकिन उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान कौशल विकसित करना, उच्चतर उद्देश्य होना चाहिए लेकिन समस्या समाधान करने का कौशल, ये तो बेटर है। यहाँ तो मापन का दिया, यहाँ बोल दिया कैलकुलस बोल दिया, और यहाँ आपका क्या बोल दिया देख लीजिए,
गणितीय भाषा बोल दिया और यहाँ पे इराबीती प्रश्न बोल दिया, तो सब अलग अलग बात बोल रहा है, इसीलिए आपका ये सब गलत जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गणित कक्षा में डैश पर बल देना चाहिए। भैया गणित की कक्षा में किस पर बल देना है? मजेदार क्वेश्चन है। गणितीय प्रक्रिया और तर्क पर केवल तो आपका गलत होता है, समस्या हल केवल नहीं करना है, मानक विधि आपका गलत जाता है। तो प्रक्रिया और तर्क पर बल देना सबसे बेटर है। किस प्रकार से हल करेंगे? अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 में अधिकांशतः छात्र जो है 360 + 55 होता है, इसको देखिए किस प्रकार से जोड़ा है। 5 का 5, 6 5 11, इसको क्या आ रहा है? हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है। हासिल का जोड़ किसी को नहीं आए तो मैंने एक ट्रिक बताया था, पूर्ण समूहीकरण। बताया कि नहीं बताया? भाई इससे बेटर हो ही नहीं सकता है। अगर किसी बच्चा को हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है, आंख बंद करके पूर्ण समूहीकरण करके आइएगा, मैं गारंटी देता हूं आपका 100% सही जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। कभी भी मैं बताऊंगा, पूरे पारदर्शिता के साथ बताऊंगा, एक भी चीज छुपाता नहीं हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भैया कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय एक ऐसा विषय है जो अधिकांशतः अमूर्त अवधारणाओं से बनता है। देखिए गणित की प्रकृति अमूर्त है, लेकिन अमूर्त अवधारणा से बनता है। हाँ ये ठीक ही है, क्योंकि गणित की प्रकृति जो है वह क्या है? अमूर्त है। गणितीय समस्या समाधान पर पहुंचने पर सिर्फ वर्ड गलत होता है, सिर्फ एक सही तरीका है। ये वर्ड आपका गलत बोला, क्योंकि एक तरीका से गणित कभी भी नहीं बनता है। आपका उत्तर हो गया बी, क्योंकि नेगेटिव था। और आज का लास्ट प्रश्न आपकी, लास्ट नहीं सॉरी, 6 जनवरी का भी पेपर कराऊंगा अभी तुरंत, क्योंकि ये क्लास जो है मैराथन रिवीजन है, छोटा नहीं, एक बार में 2 शिफ्ट का, ताकि आपका जो है एग्जाम से पहले मैं पूरा रिवीजन करा दूं। निम्नलिखित में किसका नाम ज्यामितीय विकास के मॉडल से जुड़ा है जो बच्चे की ज्यामितीय तर्क स्तरों का वर्णन करता है? बताएं कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बेटर इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ज्यामिति की बात करें तो आपका एक ही वैज्ञानिक आपके सीटेट में पढ़ना है, वह वैन हीले साहब है। 100% आपका सही जाएगा। अब आते हैं 6 जनवरी का पेपर को कराते हैं। 6 जनवरी 2022 का पेपर जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसका मैं अभी शुरू करते हैं। तो आप लोग फिर से आ जाइए, 6 जनवरी के पेपर को करिए। क्वेश्चन क्या कहता है? कथन कारण है कि नीचे दिए गए कथनों पर ए और आर की तरह चिन्हित अंकित किया गया है। तो भाई अभी कथन बोलता क्या है सुनिएगा, क्या बोलता है। 18 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन कराया, हो जाएगा। गणितीय पाठचर्या को सुसंगत होना चाहिए, अच्छी बात है। विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार दूसरे के साथ जुड़ा है तथा इस प्रकार वे नई समस्या कौशल विकसित करने में सक्षम है। ये भी बात अच्छा बोल रहा है भैया। तो जब दोनों अच्छा बोल रहा है तो क्या होगा? ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। आपका उत्तर ए पर जा रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है कि निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक कक्षा एक महत्वपूर्ण लक्षण है? रचनात्मक कक्षा का सबसे बेटर लक्षण कि छात्रों को हल किए गए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों में दिए हुए प्रश्नों को हल करना, शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि और क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, निर्देश वाला ऑप्शन जो होता है ना, गलत होता है और दोहराने वाली बात हो रहा है। तो छात्रों को उनके दी गई विभिन्न वस्तुओं को उसके गुण जैसे रंग, आकार, आकृति, भार के अनुसार छांटने के लिए कहना, यही ना रचनात्मक आकलन होगा। रंग के आधार पर छांटो, आकार के आधार पर छांटो, आकृति के आधार पर छांटो, भार के आधार पर छांटो। भाई इससे बेटर क्या हो सकता है? क्या नहीं। यहाँ ब्लैक बोर्ड से श्यामपट्ट से मैंने बोला कि भाई दूरी बना लीजिए, उतारने के लिए उतारने में व्यस्त है, कॉपी में देख करके नकल कर रहा है बच्चा। ठीक है,
तो आपका सबसे बेटर सी हो गया। अगला क्वेश्चन शायद लग रहा है कि ये कूट दिया हुआ है, तो इसको पहले देख लिया जाए कि कूट तो नहीं है। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कूट है और कहता है क्या निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक का लक्षण है। तो संकल्पनाओं को बच्चों को दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोला भाई, इससे क्या अच्छा हो सकता है। संकल्पनाओं को केवल औपचारिक कलन विधि का प्रयोग, मेरे दोस्तों कलन विधि गलत जाता है, ये भी नोट कर लीजिए, उस पर बल देने की बात कर रहा है, ये भी गलत गया। तो फर्स्ट आपका सही जा रहा है, 2 गलत गया। अब जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करना चाहिए, अच्छी बात है। तो ए और डी पड़ गया सही। ए और डी वाले ऑप्शन जहां भी दिखाई दे रहे हैं वो आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पठचर्या का भाग हिस्सा नहीं है। बताए। तो प्राथमिक विद्यालय में मेरे प्यारे साथियों क्या रैखिक समीकरण पढ़ाई होता है? हम लोग तो 10वां में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं रैखिक समीकरण। तो प्राथमिक विद्यालय में होता है? नहीं होता है दोस्तों। रैखिक समीकरण हमको 10th में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है? तो गणितीय संकल्पना पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गणितीय आगमनिक विवेचन पर आधारित होनी चाहिए, अच्छी बात है। गणित की प्रकृति जो है वह अमूर्त है, अच्छी बात है। गणित का अपना चिन्ह शब्दों के साथ भाषा का समुच्च है, भाई सब अच्छी बात है क्या मेरे दोस्तों? गणित की जो प्रकृति है वह आगमनिक विवेचन पर आधारित है, ये यहाँ पे गलत बोला, आगमनिक बोल रहा है, निगमनिक पर भी गणित होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे बेटर है जिन्होंने बी किया। अगला है कि जब 6050 को अंक में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने उत्तर दिया 650, एक शून्य छोड़ दिया। जब उसको शून्य छोड़ दिया तो सीधी सीधी बात है कि उसको स्थानीय मान नहीं आ रहा है, तब ना भाई उसको 650 लिख दिया। तो क्या लिखेंगे? इस संदर्भ में सबसे अति उपयुक्त कथन कौन सा है? तो बेस 10 के स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्री से उपयोग करते हुए सुदृढ़ करना चाहिए, सबसे बेटर ये है। क्योंकि जब भी अगर कोई बच्चा अंक कोई छोड़ दे रहा है तो स्थानीय मान उसको नहीं आ रहा है, जिसके वजह से वह अंक छोड़ा है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि करेगा? पाठ्यपुस्तक में हल किए गए उदाहरणों के आधार पर, भाई पाठ्यपुस्तक में जो उदाहरण दिया है उसके आधार पर करेंगे तो समस्या क्या वृद्धि हो जाएगा, आपका माइंड तेज हो जाएगा? नहीं, देख करके हल कर दिया। चित्रों, चिन्हों, रेखांकित आदि द्वारा गणितीय परिस्थिति प्रश्नों के निरूपित करने के लिए प्रश्नों को हल करना, चित्र के आधार पर, चिन्ह के आधार पर, रेखांकन के आधार पर, तो सबसे बेटर आपका तो यही जा रहा है। और लिया क्या? मेटल मैथ कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को, तो मेटल मैथ का ही केवल कह रहा है कि प्रश्नों को हल करिए। यहाँ केवल औपचारिक कलन विधि बोल रहा है, तो अनौपचारिक कहाँ चला जाएगा क्या? तो किसी एक पर नहीं जाना है, आपका उत्तर बी पर जा रहा है, काफी बेटर है। अगला क्वेश्चन भाई कि डिन्स ब्लॉक है। निम्नलिखित में कौन सा संकल्पनाओं को डिन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? तो डिन्स ब्लॉक के द्वारा आप पढ़ा सकते हैं जोड़, स्थानीय मान, घटाव और स्थानीय मान, गिनती और गणना की संख्या, याद रखिएगा। तो डिन्स ब्लॉक के अनुसार आप क्या पढ़ा सकते हैं? भिन्न नहीं पढ़ा सकते हैं, आयतन नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, भिन्न नहीं पढ़ा सकते हैं, ये सब डिन्स ब्लॉक से आप बोला ही नहीं कभी भी। तो डिन्स ब्लॉक ने जोड़, घटाव, स्थानीय मान और गिनती की संख्या याद रखिएगा, गणना की संख्या याद रखिएगा, आपका सही चला जाएगा। अगला है कि राजलक्ष्मी कंचों की खेल खिला रही थी, वह खेल में 6 कंचे हार जाती है। सुनिएगा, अब उसके पास 8 कंचा है, 6 गो हार गया है, 8 गो उसके पास शेष बचे हैं। तो बताइए वह कितना कंचा से खेलना शुरू की थी जिसके कारण वह 6 गो हार गई? तो क्या हो जाएगा? 8 6
14 हो जाएगा, क्योंकि 6 गो हार गई है, 8 गो है, तो यह योग पर प्रश्न है, जोड़ वाला प्रश्न है। कितना लोग कहेगा क्या कि भाई 8 गो है, 6 गो हार गया माने क्या माइनस, तो माइनस वाला प्रश्न, यो व्याकरण वाला प्रश्न नहीं है। 8 गो बचा है, 6 गो हार गया, तो कितना था, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा, तो जोड़ वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्न पर आइए। और ये आपका कूट है, कूट को अच्छे से कूट दिया जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि गणितीय पहेलियां का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। पहेली का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ड्रिल अभ्यास कराना। मेरे दोस्तों पहेली का ये उद्देश्य क्या है, ड्रिल अभ्यास करवाएंगे? नहीं दोस्तों, ड्रिल अभ्यास कभी नहीं कराएंगे, जहर का पुड़िया इसको नहीं छोड़ना है। गणित में रुचि, भाई पहेली से रुचि उत्पन्न होता है, अच्छी बात है, समस्या समाधान कौशल बढ़ता है, लेकिन कलन विधि जो होता है ना, ये गलत है। तो आपका उत्तर बी और सी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण सिद्धांत में उसको क्रम में सजाना है। मैंने आपको एक वीडियो जारी करके बताया न्यूमैन, पोलिया और डिन्स ब्लॉक का त्रुटि विश्लेषण सिद्धांत। न्यूमैन साहब क्या दिए हैं, क्रम में बताना है दोस्तों। मैं आपको क्रम में बताता हूं। सबसे पहले न्यूमैन साहब बोला क्या कि प्रश्न को पढ़ो। उसके बाद न्यूमैन साहब बोले क्या, प्रश्न पढ़ लेंगे ना तो प्रश्न को समझेंगे कि क्या पढ़े हैं। देखिए हम अच्छे से और प्रेम से बताएंगे, समझ में आएगा। सबसे पहले बोले कि प्रश्न को पढ़ो, तब प्रश्न को समझना। जब प्रश्न समझ लेंगे तो गणितीय चिन्ह में रूपांतरण करेंगे कि इसमें जोड़ लगेगा कि घटाव होगा कि भाग होगा, तो गणितीय चिन्ह में रूपांतरण करेंगे। जब रूपांतरण हो जाएगा तो क्या करेंगे, कार्य करना शुरू करेंगे, माने बनाना शुरू करेंगे, निष्पादित करना शुरू करेंगे। और जब निष्पादित हो जाएगा तो लास्ट में उत्तर का प्रतिपादित कर देंगे। बात समझ में आ रही है? और फिर से मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए न्यूमैन का सिद्धांत पहले क्या कहा, बिना देखे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिना देखे न्यूमैन का, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ना। प्रश्न पढ़ लेगा तो समझेगा तो गणितीय चिन्ह बताएगा। जब चिन्ह बताएगा तो कार्य गणित बनाना शुरू करेगा और लास्ट में उत्तर का प्रतिपादित कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अंत मुक्त, बोले मुक्त सिरे वाला प्रश्न का उदाहरण है, बताए। मुक्त सिरा जिसका अनेक उत्तर हो, तो बोला 136 और 142 के बीच में 5 पूर्णांक संख्या, यहाँ 5 बोल दिया तो फिक्स हो गया, बंद सिरा हो गया, गलत हो गया। 2 संख्याओं का योग 35 है और एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरा का भी ज्ञात कर लेंगे घटा के, ये भी फिक्स है। लेकिन यहाँ नहीं, सॉरी, अभी आगे देखिए कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया है, तो लंबाई चौड़ाई क्या होगा, तो अनुपात दिया हुआ है, निकल जाएगा, लंबाई चौड़ाई फिक्स हो जाएगा। ये भी नहीं हुआ। ऐसा उत्तर बनाना जिसका उत्तर फिक्स नहीं हो। तो 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाई और 8 इकाई द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी हो। बोले तो 70 से और 80 से बड़ा हो वो संख्या बताइए। बहुत ऐसा संख्या है जो 70-80 से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर डी हो जाएगा, मुक्त सिरे वाला। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए आप लोग अगर सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो मेरी बात मानिए, इस प्रश्न को नोट करिए जरा, नहीं तो सीटेट तैयारी आप नहीं कर रहे हैं अच्छे से। योगात्मक आकलन कभी भी आएगा तो सत्र के अंत में परीक्षा होगा ही होगा। सत्र के अंत में परीक्षा लेना योगात्मक आकलन कहलाता है, इसको नोट कर लीजिए। अगला है कि जब 45 को 5 से गुना करने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया, मैंने 5 बार जोड़ दिया, गुना नहीं किया, 5 बार जोड़ दिया। भाई बच्चा तेज है। निम्नलिखित में कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त है, सबसे बेटर है? तो छात्र के पास गुणन की संकल्पना नहीं है। नहीं दोस्तों, वो तो जोड़ दिया है, उससे भी उत्तर आ गया उसका।
छात्र द्वारा किए गए रणनीति जो है वह रचनात्मक को दर्शाती है, क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। बहुत अच्छा बात है, मैंने गुणा का जो भी प्रश्न था उसको जोड़ के बना दिया हो, तो बच्चा तो क्या है, रचनात्मक बच्चा है, ये सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, नहीं बोल रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि बल देने की बात है, वो भी कलन विधि पर, तो आपका गलत जा रहा है। और आज का मेरे दोस्तों लास्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, और आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, 30वां मिनट चल रहा है और 30वां प्रश्न चल रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, मैं बीच में कभी नहीं बोला हूँ, एक बार आप सभी को ही लाइक करें इस वीडियो को और शेयर कर दे दोस्तों के पास। और अभी तक बिना सब्सक्राइब करके काफ़ी लोग देखते हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसमें शामिल हो पाइएगा। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधि गणित के यांत्रिक गणना के रूप में देखने की दृष्टि को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ व्याख्या करता है? देखिए काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो फर्स्ट अब क्वेश्चन का आंसर दिया है कि गणित में आकलन प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकल्पन कौशल को समाविष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया है। आकलन जो है ना दोस्तों, केवल समस्या समाधान और अभिकल्पन कौशल को समाविष्ट किया है, तो ये तो सही बोल रहा है आकलन। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, केवल होने के बाद भी सही है वो, लेकिन आकलन जो है ना केवल रचनात्मक आकलन नहीं दोस्तों, आकलन योगात्मक आकलन भी होता है। ठीक है, अभिकल्पन कौशल गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है, अतः गतिविधियों को मूर्त सामग्रियों का उपयोग करते हुए अभिकल्पन को पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए मूर्त ही नहीं, क्योंकि गणित अमूर्त पर भी है, इसलिए आपका ये। आगे भी देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित में अभिकल्पन कौशल की आवश्यकता नहीं है, यहाँ नहीं बोल दिया। दोस्तों सबसे बेटर आपका उत्तर जो जाएगा वह ये भी नहीं होगा, क्योंकि केवल समस्या समाधान के लिए सबसे बेटर आप ऑप्शन करिए, क्योंकि सीटेट आयोग ने इसको गलत माना है ना, ए माना है, लेकिन ए होगा ही नहीं, क्योंकि बाद में इस पर सुधार किया था सीटेट आयोग ने, और ये आपका उत्तर सी पर चल जाएगा। क्योंकि अभिकल्पन कौशल गणितीय शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है, अतः गणित विधियों को मूर्त सामग्री द्वारा उपयोग करते हुए आकलन को पढ़ाया जाना चाहिए, अभिकल्पन को पढ़ाना चाहिए। सबसे बेटर आपका सी होगा, सी करके आइए, दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं और काफ़ी लोग छुपा लेते हैं मेरा वीडियो, उन सभी से कहते हैं कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि भाई एक टीचर का गुण है कि भाई दूसरे टीचर का सहयोग करना, दूसरा कोई जो हमारे देश में है सभी को सहयोग करना, ये सबसे बेटर गुण है दोस्तों। और सहयोग करने से दोस्तों घटता नहीं है और बढ़ता है। तो आप लोग शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के पास जो सीटेट तैयारियां कर रहे हैं उनके पास। ऑनलाइन स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शामिल करिए, ताकि हम लोग का एक परिवार, बहुत बड़ा परिवार बने। और आप लोग का अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं काफ़ी बेटर तरीका से आप लोगों को सक्रिय तरीका से पढ़ाऊँगा, एक भी चीज़ छुपाने वाला काम नहीं करता हूँ, और आपको अच्छा तरीका से बता दिया जाएगा, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।